हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज क्लास 10th साइंस क्वेश्चन बैंक। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 यानी कि धातु एवं अधातु के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी आईएमपी है। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 1 और अध्याय 2 को पूर्ण रूप से सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, तो जिसमें हमारे सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 अंक के, जिनमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो चमकहीनता, सा वाला। अगला है वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्न में के बनने के कारण होता है। तो ये सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण होता है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु में चमक होती है? तो आयोडीन में चमक होती है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो इसका आंसर है अमलगम में। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो ब्रोमीन। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इससे हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रैक्टिकल करके भी आप इसको देख सकते हैं कि जब हम जल धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका परीक्षण करने के लिए आप जलती हुई मोमबत्ती को ले जा सकते हैं। अगला है मिश्र धातु खालिस्तान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो सोल्डर। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने के कारण लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं या संक्षारण भी कह सकते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता हो सक्रियता श्रेणी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब है हमारी सही जोड़ी। तो सभी धातुएं विद्युत की चालक। एनोडीकरण, तो एनोडीकरण में आएगा एल्यूमिनियम। सोडियम, तो इसे रखा जाता है मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। कार्बन अधातु, तो कार्बन अधातु जो है वो अपरूपता है और धातु के सामने आएगा धातु ऑक्साइड का निर्माण। अब है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर का पहला क्वेश्चन है कि किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर है मरकरी। 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम और पोटेशियम। अगला है एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो इसमें इनका अनुपात 1:3 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण ये होता है। अमलगम का एक उदाहरण है NaH2। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि भाग आ में दिए हुए हैं। 2 अंक के क्वेश्चन है सारे। आप सारे क्वेश्चन इसमें से पढ़ लें। टोटल हमारे जो है 17 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अमलगम किसे कहते हैं? यशद लेपन किसे कहते हैं? धातुओं के 2 गुण लिखिए। अधातुओं के 2 गुण अपर रूप। इस प्रकार से 17 क्वेश्चन है टोटल। इसके बाद में है भाग खा, जिसमें कि 2 अंक के क्वेश्चन और दिए हुए हैं, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो आइए इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ था अमलगम किसे कहते हैं? तो पारा और सोडियम की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे सोडियम अमलगम दिया हुआ है। अगला है यशद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह विधि जो है यशद लेपन कहलाती है। धातुओं के 2 गुण, धातुओं में कठोरता, आघात वर्धनीयता, चमकीली एवं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। अधातुओं के 2 गुण, अधातु अक्सर भंगुर, चमहीन
एवं कुचालक होती है ग्रेफाइट को छोड़कर। अपर रूप किसे कहते हैं? एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो कि गुणों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं अथवा कहलाते हैं तथा यह गुण अपर रूपता कहलाता है। उदाहरण के लिए हीरा व ग्रेफाइट एक दूसरे के अपर रूप हैं। इसमें फ्लोरीन भी इसका उदाहरण है। धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है? तो धातुओं को वायु में दहन करने से धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो धात्विक ऑक्साइड 2MgO प्राप्त होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाता है? तो एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। एल्यूमिनियम धनाग्र के रूप में कार्य करती है। इस प्रक्रिया से एल्यूमिनियम के संचारण को रोका जाता है। एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? तो एक्वा रेजिया या अम्लराज दो अम्लों का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। 1:3 में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसका उपयोग सोने, प्लेटिनियम और पैलेडियम को भंग करने के लिए गलाने में किया जाता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप तथा निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे सक्रियता श्रेणी दी हुई है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे अधिक सोडियम है, उसके बाद फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, मरकरी, सिल्वर और सबसे कम अभिक्रियाशील है सोना यानी गोल्ड। भर्जन किसे कहते हैं? सांद्रिक अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में गर्म करने पर सल्फाइड अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। यह क्रिया सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लिया जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं? वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना निस्तापन है, किंतु वायु या ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में किए जाने वाले ऊष्मा उपचार भी निस्तापन कहलाता है। जैसे कि हम कार्बोनेट अयस्क गर्म होकर ऑक्साइड अयस्क तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। अगला है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर। तो धातुएं जो होती हैं क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं और इसके ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। ये विद्युत धनात्मक तत्व है और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब हमारा क्वेश्चन संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय। तो जब धातु पानी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगते हैं। अर्थात धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। लोहे के जंग से बचाव पेंट करके, ग्रीस लगाकर, एनोडीकरण करके, इस प्रकार से हम इसको जंग से बचा सकते हैं। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों की अभिक्रिया का लवण तथा जल प्रदान करते हैं ये उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिनकी अभिक्रिया भी यहाँ पर दी हुई है। जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ करवा दी तो हमें क्या मिल गया? लवण और जल। अगला क्वेश्चन है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण लिखिए। तो कॉपर ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, हालांकि लोहा प्रतिक्रिया करता है भाप के साथ। यदि गर्म पानी, टैंक, स्टील लोहे का एक मिश्र धातु से बने हैं तो लोहा गर्म पानी से बने भाप की प्रतिक्रिया करेगा और वे धीरे धीरे उसे क्षय कर देगा। यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है। अगला क्वेश्चन है भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि धातु में चमक होती है पर अधातुएं चमकहीन होती है, धातुएं कठोर होती है लेकिन अधातुएं नरम एवं भंगुर होती हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है अर्थात उन्हें लंबे खींचा यानी उन्हें चादर में परिवर्तित किया जा सकता है और आघात वर्धनीय का गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है यानी पतले तारों के रूप में इन्हें खींचा जा सकता है लेकिन अधातुओं को पतले तारों के रूप में नहीं खींचा जा सकता। इसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं यानी कि उच्च ताप पर गलते हैं और उच्च ताप पर उबलना प्रारंभ करते हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं एवं अधातुओं में रासायनिक आधार पर
दो अंतर, तो ये क्वेश्चन जो है अभी इसमें आएगा जब हम देख लेंगे। ये जो है हमारा 12वां क्वेश्चन हम देख चुके हैं, धातु एवं अधातु में अंतर। तो वो जो अंतर हमने देखे थे वो रासायनिक गुणों के आधार पे थे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन भाग खा का, एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाता है। तो हमने एनोडीकरण की अभिक्रिया अभी हमारे 7वें क्वेश्चन में पढ़ी थी, आप उससे लिख लें इसको। अगला है खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खनिज क्या होते हैं, वे तत्व या यौगिक जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या होते हैं कि कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अगला है एक्वारेजिया किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो हमने एक्वारेजिया, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें हमसे पूछा गया था कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन डबल रिपीट है, आप इसको मोस्ट आईएमपी याद कर लें। ये 17वां क्वेश्चन भी डबल रिपीट है, एनोडीकरण वाला भी, मतलब परफेक्ट ही आने वाले हैं। अगला है थर्मिड अभिक्रिया क्या है। तो जब आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे थर्मिड अभिक्रिया कहते हैं। इसके उपयोग से रेलवे पटरियों के और मशीनी दरारों को जोड़ा जाता है। अगला है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे, उसमें डालेंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने धातु प्लस तनु अम्ल से अभिक्रिया करवाई तो लवण और हाइड्रोजन गैस। लोहे के साथ जब हम H2SO4 की तनु की रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका समीकरण इस प्रकार से होगा कि Fe लोहा आयरन, जिसका सूत्र Fe है, H2SO4 हमें पहले से दिया हुआ, हमने इसकी अभिक्रिया करवा दी तो हमें क्या FeSO4 मिल गया प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसके बाद में संक्षारण के बचाव के उपाय लिखिए। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ चुके हैं कि संक्षारण अर्थात जंग से बचाने के लिए हम पेंट करके, ग्रीस लगाकर और एनोडीकरण कर सकते हैं। अगला उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हम क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ चुके हैं कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो आम्ल एवं क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, जब उनकी अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल के साथ तो वे क्षार के साथ करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनसे लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इनकी अभिक्रिया भी वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला सक्रियता श्रेणी के 2 महत्व लिखिए। तो हम देख चुके हैं सक्रियता श्रेणी के 2 महत्व, क्या हमें एक तो ये पता चल जाता है सक्रियता श्रेणी से कि हमें किस तत्व का प्रयोग करना चाहिए और हम सावधानी पूर्वक उनका प्रयोग करते हैं, और सक्रियता श्रेणी के हिसाब से हम उनकी क्रियाशीलता को भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने हमारे चैप्टर धातु एवं अधातु कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम कार्बन एवं उसके यौगिक को पूरा कंप्लीट करेंगे।